हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम आनुवांशिकी में क्या बात करने वाले हैं बच्चों? आनुवांशिकी में हाँ, लगभग हम आज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हार्डी वीनबर्ग तो कल हमने देख लिया था बच्चों। आज हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कोशिका द्रव्य वंशागति। तो आज हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे बच्चों? कोशिका द्रव्य वंशागति, या जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस, या इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, तो अब हम किसकी बात करेंगे? आज हम सबसे पहले बात करेंगे बच्चों कोशिका द्रव्य वंशागति की। अब क्या होता है कोशिका द्रव्य वंशागति? ध्यान से सुनेंगे भाई। हमारे पास मान लेते हैं एक नर युग्मक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? एक नर युग्मक है बच्चों। अब ये नर युग्मक किसके साथ? मादा युग्मक के साथ निषेचन करेगा, और ये नर युग्मक और मादा युग्मक निषेचन यानी संलयन के माध्यम से निषेचन या संलयन के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का। युग्मनज जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट। इतना तो आप सबको मालूम होगा बच्चों। इतना आप सबको मालूम होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक निषेचन या संलयन के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का या जाइगोट का। इसका मतलब बच्चों, जब जाइगोट का निर्माण होता है, ध्यान देंगे, जब जाइगोट का निर्माण होता है तो नर और मादा युग्मक दोनों के केंद्रक बराबर युग्मनज में जाते हैं। जो केंद्रक का योगदान है, जो आनुवांशिक पदार्थ का योगदान है, वो तो नर और मादा बराबर युग्मनज को देते हैं। लेकिन युग्मनज का जो कोशिका द्रव्य होता है, देखो भाई, केंद्रक में तो हमारे पास पता है सिस्टम, केंद्रक तो बराबर नर और मादा युग्मक से आएगा। लेकिन कोशिका द्रव्य का क्या होगा भाई? कोशिका द्रव्य क्या होगा? कोशिका द्रव्य केवल और केवल मादा युग्मक से आता है। जो युग्मनज में कोशिका द्रव्य आएगा ना, वो कोशिका द्रव्य पूरा का पूरा कहां से आता है? मादा युग्मक से आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। जब कभी भी युग्मनज का निर्माण होता है, अगली पीढ़ी में संतति निर्मित होती है, तो उस अगली पीढ़ी में आपको पता होना चाहिए जो कोशिका द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य है युग्मनज का, वो कहां से आएगा? मादा युग्मक से आता है। अब आप बोलोगे सर कोशिका द्रव्य में डीएनए कहां होता है? सर कोशिका द्रव्य में डीएनए होता है क्या? तो सोचो, होता है। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। इन कोशिकांगों के मध्य डीएनए होता है कि नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन कोशिकांगों में खुद का डीएनए होता है। तो ये डीएनए सीधा का सीधा मादा युग्मक से युग्मनज में जाएगा, और ये डीएनए स्थानांतरण, इस डीएनए की वंशागति क्या कहलाती है? कोशिका द्रव्य वंशागति। इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और ये माता से आ रही है, इसलिए इसको मैटरनल इनहेरिटेंस, या ये केंद्रक के अलावा है, इसलिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कहते हैं। सही। तो कोशिका द्रव्य वंशागति क्या हो गई भाई? तो कोशिका द्रव्य वंशागति में आपको याद रखना है, युग्मनज में केंद्रक का योगदान
समान रूप से नर एवं मादा युग्मक देते हैं, परंतु आपको याद रखना है युग्मनज में कोशिका द्रव्य का योगदान, युग्मनज में कोशिका द्रव्य का योगदान केवल किससे आता है? केवल मादा युग्मक से आएगा, केवल मादा युग्मक से आता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य वंशागति। नर का हमेशा केंद्रक आता है भाई। नर जनन तंत्र, जब अपन मानव में जनन पढ़ते हैं या पादपों में जनन पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा शुक्राणु जो होता है वो केवल अपना केंद्रक भेजता है। कोशिका द्रव्य तो हमेशा अंड कोशिका का होता है, यानी मादा युग्मक का होता है, और इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य वंशागति। अब इसके उदाहरण याद रखने हैं। अब इस कोशिका द्रव्य वंशागति के क्या याद रखने हैं सर? ये कहां कहां देखा जाता है, इसके उदाहरण क्या क्या हैं उसकी बात करें, फिर सवाल भी कराऊंगा, ठीक है? तो अब मेरे पास कोशिका द्रव्य वंशागति के उदाहरण, कोशिका द्रव्य वंशागति के उदाहरण क्या क्या उदाहरण हैं? एक तो मक्के में नर बांझता, जिसे हम कहते हैं मेल स्टरिलिटी की जीन। ये जीन कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखो भाई, मक्का पादप होता है, मक्के में नर बांझता की जीन कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। तो मक्के में नर बांझता की जीन माइटोकॉन्ड्रिया में है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई भी जीन है तो वो सीधा मादा अंड कोशिका से युग्मनज में जाएगी। इसी प्रकार मीराबिलिस पादप होता है, मीराबिलिस पादप में प्लास्टिड की वंशागति। अब प्लास्टिड कोशिकांग है जिसमें डीएनए होता है, तो प्लास्टिड कहां से जाएगा? मादा अंड कोशिका से सीधा युग्मनज में जाएगा। इसके अलावा ड्रोसोफिला में सिग्मा के कण कोशिका द्रव्य में होंगे और पैरामीशियम में कप्पा कण। ये सारे उदाहरण आपको, और घोंगा में यानी स्नेल्स में कवच का घुमाव, शेल कॉइलिंग, तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं बच्चों? ये सारे के सारे कोशिका द्रव्य वंशागति के उदाहरण हैं। 2 उदाहरण पादपों में है और बाकी 3 उदाहरण जंतुओं में हैं। तो जंतु हो, पादप हो, मानव हो, हमेशा याद रखना उसमें अगर कोई भी डीएनए, कोई भी आनुवंशिक पदार्थ अगर कोशिका द्रव्य में है तो वो केवल मादा अंड कोशिका से, मादा युग्मक से कहां जाएगा? युग्मनज में जाएगा। ठीक है, अब इसको सवाल करें। भाई देखो, थ्योरी हमने देख ली, उदाहरण मैंने आपको बता दिया, अब सवाल क्या होगा भाई? ये याद रखना बच्चों, ये कप्पा के कण कोशिका द्रव्य में मिलते हैं पैरामीशियम में, सिग्मा के कण ड्रोसोफिला के कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। ये रोगजनक कण होते हैं और ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं और ये सीधे मादा अंड कोशिका से युग्मनज में जाते हैं। नहीं बेटा, ड्रोसोफिला फल मक्खी होती है, जलकुंभी वाटर हाइसिंथ अलग चीज है बेटा वो। अब इस पे सवाल करें बच्चों, इस पे क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। अब सवाल समझेंगे, आ जाओ।
कोई चीज छूट जाती है ना बच्चों, तो मैं लास्ट के वो 5 मिनट में स्लाइड आप जो बोलोगे वो चला दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान रखना। एक पादप के माइटोकॉन्ड्रिया में विकार या डिफेक्ट है। एक पादप है, एक पादप के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या देखा जाता है, विकार या डिफेक्ट है। अब ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सुन लो भाई। नेहा बेटा, बैक्टीरिया में प्लास्टिड कहां होता है बेटा? नेहा जी, बैक्टीरिया या जीवाणु में कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता ना बेटा, नहीं होता। तो क्वेश्चन है बच्चों, एक पादप के माइटोकॉन्ड्रिया में विकार या डिफेक्ट है। उस पादप को एक सामान्य मादा पादप से संकर करवाने पर कितने प्रतिशत संतति में रोग होगा? हां पंकज जी, मीराबिलिस में अपूर्ण प्रभाविता भी देखी जाती थी, बिल्कुल सही। शाबाश बच्चों, बहुत सही जवाब देने वाले हो सब लोग। देखो भाई, एक पादप है, इस पादप के माइटोकॉन्ड्रिया में कोई विकार उत्पन्न है, ठीक है। अब उस पादप को एक सामान्य मादा पादप से क्रॉस किया गया। इस पादप को एक सामान्य मादा पादप से क्रॉस किया गया, मतलब यह पादप नर पादप के रूप में काम करेगा। मतलब यह पादप जिसके माइटोकॉन्ड्रिया में विकार है वो नर पादप हो गया ना। नर पादप को आपने किससे क्रॉस किया? एक सामान्य मादा पादप से किया, सामान्य मादा पादप से। तो नर पादप के माइटोकॉन्ड्रिया में तो विकार था, लेकिन हमें पता है नर पादप का माइटोकॉन्ड्रिया संतति में जाएगा क्या? अरे संतति में नर पादप का माइटोकॉन्ड्रिया जाता है या सामान्य मादा पादप का जाता है? अरे मादा पादप का जाएगा ना भाई, नर पादप का थोड़ी माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। तो फिर संतति में काहे का रोग? 0%। ठीक है। अरे सचिन जी, शेल होता है, स्नेल, घोंगा देखा है? घोंगा के बाहर जो कवच होता है शेल, उसे कहते हैं शेल। वो घुमा हुआ होता है ना, इसलिए उसे शेल कॉइलिंग कहते हैं। तो समझ आ गई, 0% होगा भाई इसका आंसर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो केवल माता का जाएगा ना, मादा पादप का जाएगा ना, पुरुष क्या नर पादप का कैसे जाएगा? तो नहीं होगा, आंसर 0। आ गई समझ में बच्चों? आ गई बात समझ में? तो ये कोशिका द्रव्य वंशागति है जो ध्यान रखना है। मानव में भी कोशिका द्रव्य वंशागति सब में होगा बेटा, लेकिन मानव का कोई उदाहरण अपन नहीं पढ़ते। होगा क्यों नहीं? अंड कोशिका जो है उसका कोशिका द्रव्य ही युग्मनज में जाता है, सभी में याद रखना। बिल्कुल सही बताया है मन जी, इतना आसान है। हां, तो ये कोशिका द्रव्य वंशागति में सिंपल सम याद रखना है कि कोशिका द्रव्य वंशागति में जो कोशिका द्रव्य आएगा युग्मनज में, युग्मनज के अंदर जो कोशिका द्रव्य आएगा वो नर पादप से नहीं आएगा,
वो केवल मादा पादप से आएगा। ठीक है, चलो, तो ये कोशिका द्रव्य वंशा हो गए, वंशागति हो गई। अब देखो यहां पर टाइप्स ऑफ क्रॉसेस बता रहा हूं मैं। अब यहां पर किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, यानी संकर के प्रकार। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों बैक क्रॉस की। टाइप्स ऑफ क्रॉसेस में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एग का। अगर केंद्रक में होगा तो अब सुनो, ए का केंद्रक जाएगा ना भाई। देखो युग्मनज में जो केंद्रक है, युग्मनज का केंद्रक है, उसमें तो अंडे का केंद्रक और शुक्राणु का केंद्रक, नर और मादा युग्मक का केंद्रक तो दोनों में बराबर जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिका द्रव्य केवल मादा अंडे का जाएगा ना। अब सुनो भाई, बैक क्रॉस का अर्थ क्या होता है? बैक क्रॉस का अर्थ होता है कि जब हम F1 पीढ़ी को किसी भी जनक से क्रॉस करवाते हैं, किसी भी जनक यानी पेरेंट से, तो जब F1 पीढ़ी को किसी भी जनक से क्रॉस कराया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? बैक क्रॉस। किसी भी जनक से अगर F1 पीढ़ी का क्रॉस कराया जाएगा तो वो बैक क्रॉस है। अब बैक क्रॉस के दो प्रकार होते हैं। बैक क्रॉस के प्रकार दो हैं बच्चों। दो कैसे हैं? इधर देखो, पहला तो अपन ने देखा था ना, टेस्ट क्रॉस। हां, टेस्ट क्रॉस को भी बैक क्रॉस का उदाहरण है, क्योंकि उसमें हमने F1 पीढ़ी को अप्रभावी जनक से क्रॉस किया था। F1 पीढ़ी को अप्रभावी जनक यानी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया था। तो जब F1 पीढ़ी को अप्रभावी जनक या रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं तो वो टेस्ट क्रॉस होता है। और दूसरा होता है बच्चों आउट क्रॉस। आउट क्रॉस में हम क्या करते हैं? F1 पीढ़ी को प्रभावी जनक से, हां, प्रभावी जनक यानी डोमिनेंट, और डोमिनेंट को हम कहते हैं बेहतर, सुपीरियर जनक से क्रॉस करते हैं। तो देखो बच्चों, जब आप किसी को भी सुपीरियर जनक, प्रभावी जनक से क्रॉस करोगे ना तो बेहतर लक्षण ही आएंगे। इसी को हम हाइब्रिड विगर भी कहते हैं या हेटेरोसिस भी कहते हैं। सुनो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। आउट क्रॉस में क्या कर रहे हो? सुनो, आउट क्रॉस में F1 पीढ़ी को एक प्रभावी जनक से क्रॉस कर रहे हो। प्रभावी जनक मतलब बेहतर लक्षण, डोमिनेंट लक्षण, ज्यादा अच्छा लक्षण, सुपीरियर से। तो जब आप सुपीरियर लक्षण से, प्रभावी लक्षण से क्रॉस करोगे तो उत्पादकता बेहतर आएगी ना, अच्छे लक्षण और अधिक आएंगे। तो उसे हम हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस कहते हैं। हिंदी में भी यही कहते हैं बच्चों, याद रखना, हेटेरोसिस हिंदी में भी यही कहते हैं। नीट में सवाल आए तो हेटेरोसिस हिंदी में भी यही लिखा होगा। तो बैक क्रॉस का मतलब है पीछे जाना। बेसिकली पीछे मतलब F1 पीढ़ी को किसी भी जनक से क्रॉस करना। अगर आप अप्रभावी जनक से क्रॉस करोगे तो वो टेस्ट क्रॉस हो गया, और अगर आप प्रभावी जनक से क्रॉस करोगे, प्रभावी जनक से बेहतर लक्षण लाने के लिए क्रॉस करोगे तो उसे आउट क्रॉस कह देंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं? आउट क्रॉस। तो मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगा बैक क्रॉस के दो प्रकार। टेस्ट क्रॉस तो हम पहले देख चुके हैं,
और आउट क्रॉस मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक क्रॉस और रह जाता है। बैक क्रॉस के बाद एक दूसरा क्रॉस रह जाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, इसका मतलब क्या है? इधर देखो बच्चों, इसका मतलब मान लो मैंने कैपिटल टी, ये मेरे पास एक नर है। नर को ऐसे डिनोट करते हैं, नर पादप। इसको क्रॉस करवाया स्मॉल टी एक मादा पादप के साथ। ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब है रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब है अगली बार ये मादा हो गए और ये नर हो गया। देखा आपने रेसिप्रोकल क्रॉस क्या हुआ? सुनो तो सही, रेसिप्रोकल क्रॉस में जिस पादप को आपने नर पादप लिया था, अगली बार उसे आप मादा पादप ले रहे हो, और जिस पादप को आप मादा पादप के रूप में यूज कर रहे थे, अगली बार उसे नर पादप के रूप में यूज कर रहे हो। तो जिसे पहले नर के रूप में यूज करते थे, उसे अब मादा के रूप में यूज कर रहे हो। जिसे पहले मादा के रूप में यूज कर रहे थे, उसे नर के रूप में यूज कर रहे हो। इसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। इसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो इसका कोई फायदा है क्या भाई? व्युत्क्रमण क्रॉस कहते हैं इसको। इसका कोई फायदा है क्या? मुझे बताओ तो। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या भाई? किसे नर ले रहे हो, किसे मादा ले रहे हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा रिजल्ट पे? नहीं पड़ेगा ना। इससे कोई प्रभाव, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर, किसे नर ले रहे हो, किसे मादा ले रहे हो। केंद्रक लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रक लक्षणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कोशिका द्रव्य वंशागति का अध्ययन करना है, यदि आप कोशिका द्रव्य वंशागति का अध्ययन करना चाहते हो, तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसे आप मादा के रूप में यूज करोगे, जिसे आप मादा के रूप में यूज करोगे, उसका कोशिका द्रव्य आएगा ना। तो पहली अवस्था में इस पादप का कोशिका द्रव्य आएगा क्योंकि यह मादा है, लेकिन अगली बार में यह मादा है तो इसका कोशिका द्रव्य आएगा। तो केंद्रक लक्षणों पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केंद्रक लक्षणों पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कोशिका द्रव्य वंशागति पढ़नी है। कोशिका द्रव्य वंशागति पढ़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस। क्योंकि जैसे ही आपने जिस पादप को मादा लोगे, उसी पादप का कोशिका द्रव्य योगदान दर्शाएगा। बहुत अच्छा भाई। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग केवल कोशिका द्रव्य वंशागति के अध्ययन के लिए होता है। इसका प्रयोग कोशिका द्रव्य वंशागति के अध्ययन के लिए ही होगा, और कोई योगदान नहीं है, और कोई योगदान नहीं है। रेसिप्रोकल को व्युत्क्रम कहते हैं। हां भाई, हिंदी में रेसिप्रोकल क्रॉस को व्युत्क्रमण क्रॉस कहते हैं। ठीक है भाई। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में केवल किसका अध्ययन किया जा सकता है? कोशिका द्रव्य वंशागति का। तो यदि आपको कोशिका द्रव्य वंशागति का अध्ययन करना है, तो फिर हम कौन सा क्रॉस यूज करेंगे? रेसिप्रोकल। क्योंकि जिस पादप को आप मादा पादप के रूप में यूज करोगे, उसी का कोशिका द्रव्य आएगा।
क्लियर है बच्चों? तो ये आपके पास हमने अलग अलग क्रॉस के प्रकार भी देख लिए। अब हम किसकी बात करेंगे? अरे तेरी, अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? आज मक्के में नर बांझता की जीन है बेटा। नर बांझता का मतलब है वो पुंकेसर को विकसित नहीं होने देती। ठीक है, अब ध्यान देंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी किसने थी? यह वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था, सटन एंड बोवरी ने। किस वर्ष में? 1902 ने। तो सबसे पहली चीज आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया किसने था? तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत सटन एंड बोवरी ने 1902 में दिया था। दूसरा, इसका प्रायोगिक प्रमाण। इसका प्रायोगिक प्रमाण जो है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, प्रायोगिक प्रमाण जो है, वो मॉर्गन ने दिया। तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया किसने था भाई? सटन एंड बोवरी ने दिया था। और इसका प्रायोगिक प्रमाण किसने बताया? मॉर्गन ने। अब देखो बच्चों, यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अपन ने जब वंशागति की शुरुआत की थी ना, जेनेटिक्स का जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था अपन ने, तो जेनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्या बताया था? एक डायग्राम बनाया था मैंने आपको जीन बताया था। मैंने आपको बताया था जीन के जोड़े होते हैं जो समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो यह सारा जो अपन ने बात की थी ना कि जीन्स गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं, जीन्स के जो जोड़े हैं युग्म विकल्पी, वो समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर होते हैं, ये सब हमको किसने बताया? हमें ये किसने बताया? सटन और बोवरी ने। ये जो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है ना, इसी के बाद, इसी सिद्धांत के बाद हमें क्या मालूम चला कि ये जो जीन्स हैं ये गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं। जीन्स के जोड़े होते हैं, समजात गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, ये युग्मक निर्माण में अलग अलग होते हैं। तो पहले इसको चित्र से समझते हैं। पहले इसको मैं एक चित्र से समझाऊंगा बच्चों, और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसके बिंदु लिखेंगे। देखो, थोड़ा सा इसमें सेल डिवीजन भी आएगा भाई, कोशिका विभाजन, थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखें बच्चों, है तो कहां किसने दिया? अब सुनो, इसको डायग्राम से समझाता हूं। पहले देखो, ये मेरे पास एक कोशिका है, ये कोशिका के अंदर केंद्रक है, और यहां पर अपन बनाते हैं गुणसूत्र के जोड़े। ये एक, दो, ये क्या है बच्चों? समजात गुणसूत्रों के जोड़े हैं। मैंने कितने जोड़े बनाए हैं? 3 जोड़े बनाए हैं। अब ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। यहां पर जीन्स होंगी इस पर। ये देखो, ये सफेद में मैं क्या बता रहा हूं? जीन। 1 2 3, 1 2 3,
ठीक है ना भाई, ये हमारे पास क्या हो गए, जीन हो गए, जीन के जोड़े हैं, ये हमारे पास समजात गुणसूत्रों के जोड़े हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, ये वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत यही है। अभी सुनो, तो वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के बाद हमें मालूम चला कि ये जो जीन के जोड़े हैं ये समजात गुणसूत्रों के जोड़े पर उपस्थित होते हैं। अब देखो बच्चों, ये समजात गुणसूत्र का जोड़ा, ये सब मिलाकर कोशिका क्या होती है, 2n। अब थोड़ा सा सेल डिवीजन आएगा, ध्यान से रखना, ये 2n। अब क्या होता है जब विभाजन होता है, अब जब विभाजन होगा मियोसिस में, भाई मैं कौन सा विभाजन ले रहा हूं, जनन में मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है भाई, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में, ध्यान देना आप बच्चों, सेल डिवीजन जिसने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में गुणसूत्रों के जोड़े आधे हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण। क्या होगा भाई, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण। मैंने बताया था ये जो समजात गुणसूत्र के जोड़े हैं ये अलग अलग होंगे, मतलब ये दोनों अलग अलग होंगे। ये देखो, ये यहां पर अलग हुआ, 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 और उनके जीन्स भी अलग अलग हुए। एक समझ पा रहे हो बच्चों, डायग्राम से बता रहा हूं, आसान कर रहा हूं। तो जब मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, तो ये गुणसूत्रों की संख्या आधी किस कारण होती है, कि ये समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं, समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं। तो अगर मुझे बताओ बच्चों, ये समजात गुणसूत्र पृथक हुआ है, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से पृथक हुआ है, तो उस गुणसूत्र पर जितनी भी जीन्स हैं वो भी पृथक हो जाएंगी। अगर समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण हुआ है तो उन पर जो जीन्स उपस्थित हैं वो भी तो पृथक्करण, वो भी तो अलग अलग होंगी। यही तो किसने लक्षण बताए थे, यही सिस्टम हमको गुणसूत्रीय या वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है। तो वंशागति के गुणसूत्रीय सिद्धांत के 3 बिंदु हैं बच्चों। वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसके 3 बिंदु हैं। पहला, जीन्स हो या गुणसूत्र हो वो जोड़े में उपस्थित होंगे, जीन हो या जोड़ा गुणसूत्र हो वो जोड़े में उपस्थित होंगे, पहला बिंदु। दूसरा, एनाफेज 1 में जब युग्मक निर्माण होगा, एनाफेज 1 में जब युग्मक निर्माण होगा तो दोनों पृथक्करण दर्शाएंगे, समजात गुणसूत्र भी पृथक होंगे और जीन्स भी पृथक होगी। यही चीज है। तो देखो एनसीईआरटी में कॉलम बना के रखा हुआ है, एनसीईआरटी में 2 कॉलम बना रखे हैं, स्तंभ ए स्तंभ बी, और यह सवाल पूछा है कि कौन सा जीन है कौन सा गुणसूत्र है, पता करके बताओ। वो भी बता दूंगा, आप खुद बताओगे, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे। कैसे, इधर देखो, अब इधर देखो, अब इसको मैं ले लेता हूं साइड में, अब हां इसको ले लेता हूं साइड में और अब कॉलम बनाता हूं, कॉलम को छोड़ देता हूं। तो आप बताना कौन सा जीन है कौन सा से है। पहला है जोड़े में उपस्थित, यहां भी जोड़े में उपस्थित,
तो जोड़े में तो दोनों उपस्थित होते हैं, जीन भी जोड़े में उपस्थित होती है, गुणसूत्र भी जोड़े में उपस्थित होते हैं। ठीक है, युग्मक निर्माण के दौरान पृथक होते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान पृथक्करण, जिसे हम कब होता है ये एनाफेज 1 में। युग्मक निर्माण के दौरान जीन भी पृथक्करण करेगी, गुणसूत्र भी करेंगे। सेम लक्षण, युग्मक निर्माण के दौरान पृथक्करण, सेम। अब तीसरा बिंदु ध्यान रखना, स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। ध्यान से बच्चों, आप खुद ही आंसर दोगे, याद रखना, खुद ही आंसर दोगे आप। और यहां पर एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से पृथक होता है। पहले दो बिंदु से तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहले दोनों बिंदु तो सेम है, जीन के लिए भी काम करेगा, गुणसूत्र के लिए भी काम करेगा। लेकिन तीसरे बिंदु से कौन बताएगा कि जीन पहली है, गुणसूत्र दूसरा है, या गुणसूत्र पहला है, या जीन दूसरी है? कौन सोच के तो बताओ मुझे, आप सोच के बताओ कि 1 पर क्या लिखूं और 2 पर क्या लिखूं। तीसरा बिंदु ध्यान से पढ़ो और मुझे सोच के बताओ। तीसरा है यहां पर स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं, और दूसरा है एक जोड़ा दूसरे जोड़े से स्वतंत्र रूप से पृथक्करण होता है। ये है जीन और ये है गुणसूत्र। कैसे पता किया अपन ने? कैसे पता किया? इधर देखो, इधर देखो, अब समझ आएगा आपको। ध्यान से अभी कमेंट मत करना भाई, समझ लो चीजों को, फालतू के कमेंट मत करो, चीजों को समझ लो अच्छी तरह। अरे यार, ऐसी जेनेटिक्स की काहे टेंशन ले रहे हो? ये समझ आ गया, जीवन में सारे पाप धुल गए। देखो क्या होगा, ये एक गुणसूत्र का जोड़ा दूसरे गुणसूत्र से अलग हुआ, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से अलग हुआ, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से अलग हुआ, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से अलग हुआ स्वतंत्र रूप से गुणसूत्र। लेकिन उस पर एक, दो, तीनों जीन, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से अलग होने पर उस पर जितनी भी जीन्स थी ये सारी स्वतंत्र एक दूसरे से अलग अलग हो गई। तो एक से अधिक जोड़े तो जीन्स ही होंगे ना, एक से अधिक जोड़े तो जीन्स ही होंगी, क्योंकि एक से ज्यादा जीन गुणसूत्रों पर होंगी। तो इसीलिए स्वतंत्र जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होंगे, तो ये जीन है। देखो, एक जोड़ा दूसरे जोड़े से अलग हुआ। देखो, अच्छा इमेजिन करो ये मेरे दोनों हाथ गुणसूत्र हैं। इमेजिन करो, छोड़ो इधर आओ, मेरे दोनों हाथ क्या है? गुणसूत्र हैं, जोड़े हैं, और उस पर जितनी भी अंगुलियां हैं वो जीन्स हैं। मेरा एक हथेली दूसरी हथेली ये समजात गुणसूत्र हैं,
और उस पर जितनी भी अंगुलियां हैं वो क्या है, जीन। तो एक हथेली दूसरी हथेली से अलग हुई। अरे आ जाओ यार, काहे मजे ले रहे हो, इधर देखो तो सही। एक हथेली दूसरी हथेली से अलग होगी, तो जब एक हथेली दूसरी हथेली से अलग होगी तो सारी अंगुलियां भी अलग अलग हो गई। तो लिखूंगा कैसा, एक हथेली दूसरी हथेली से अलग होती है और चारों अंगुलियों के जोड़े एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एक हथेली जब दूसरी हथेली से अलग हुई, एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से अलग हुआ, तो उसके ऊपर जितने भी जोड़े थे अंगुलियों के वो एक दूसरे से अलग हो गए। अब आ गई बात समझ में, ये मियोसिस में होता है। अब ये सेल डिवीजन में विस्तार में देखेंगे कि ये गुणसूत्र के जोड़े कैसे बनेंगे, अलग अलग कैसे होंगे। बट एक बेसिक सिस्टम समझ आ गया सबको? अरे बेसिक सिस्टम सबको समझ आया कि नहीं आया भाई? हां, तो क्योंकि गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, हम जूते क्या कहते हैं, जूते को एक जोड़ी कहते हैं ना। क्यों कहते हैं एक जोड़ी जूता? एक जोड़ी जूता क्यों कहते हैं? अरे दो टांगे हैं, दो जूते, हमेशा जूते जोड़ी में होते हैं, हमेशा जूते जोड़े में होते हैं, इसलिए गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। अब हाथ एक ही कहोगे क्या हर बार? हाथ का जोड़ा है ना, तो जोड़ा ही रहता है। हां चलो, बहुत अच्छा भाई। हां, है तो दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, दोनों जोड़े में हैं, दोनों पृथक्करण करते हैं। लेकिन तीसरा बिंदु, जब एक जोड़ा दूसरे जोड़े से अलग होगा, गुणसूत्र का एक हथेली दूसरी हथेली से अलग होगी, तो सारी अंगुलियां भी अलग अलग हो जाएंगी। तो सारी अंगुलियां है जीन और हथेली है गुणसूत्र। अरे यार इतना बता दिया यार, हथेली बता दिया, गुणसूत्र है, अंगुलियां जीन है, अब काहे टेंशन है? क्रॉसिंग ओवर थोड़ी बताऊंगा यहां पर भाई, क्रॉसिंग ओवर तो अपन सेल डिवीजन में पढ़ेंगे ना अच्छी तरह से। हाँ क्लियर है एक चीज? अब सुन लो, अरे सुन लो एक चीज और, यहां पर 1900 में एक याद रखना। देखो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बात है संजना जी, सुन लो। देखो, मेंडल ने अपने प्रयोग कब किए थे? मेंडल ने अपने प्रयोग 1856 से 1863 में किए थे 1856 से 1863 में किए थे। जब तक मेंडल जीवित रहे, उनके कार्य को किसी ने महत्व नहीं दिया। जितना मेंडल ने कार्य किया, लोगों ने बोला अरे नहीं, हमारे समझ में नहीं आ रहा, न तुम गलत हो न तुम सही नहीं हो। उनको क्या किया भाई, मेंडल को उनका कार्य का उतना तवज्जो नहीं दिया गया, इतना महत्व नहीं दिया गया। उसके बाद मेंडल की मृत्यु होने के बाद, मृत्यु के बाद 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे। 3 अलग अलग वैज्ञानिक कौन से थे भाई? हुगो डी व्राइज, कार्ल कोरेंस और शेमार्क। ये 3 वैज्ञानिक थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्य को पुनः स्थापित किया। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की। तो मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किसने की भाई? 3 वैज्ञानिक थे, हुगो डी व्राइज, कार्ल कोरेंस और शेमार्क। इन तीनों ने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी। यह याद रखना है, हिस्ट्री है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आखिरी टॉपिक भाई, आज आनुवांशिकी का आखिरी टॉपिक। कार्ल कोरेंस ने और क्या किया था? जो अपूर्ण प्रभाविता है ना, उसकी भी खोज की थी। अपूर्ण प्रभाविता की खोज भी कार्ल कोरेंस ने की थी, लेकिन नहीं पढ़ना ना इतना।
जो एनसीईआरटी में जो वैज्ञानिक नहीं दे रखे हैं उनके बारे में नहीं पढ़ना भाई। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? जेनेटिक्स नाम बेटसन ने दिया था, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा तो नहीं पढ़ेंगे अपन। वही वैज्ञानिक और वही वर्ष याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में है, फिर काहे टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना। अब आखिरी टॉपिक रह गया भाई हमारे पास, जीन अभिक्रियाएं। ठीक है, फाइनल टॉपिक भाई, जीन अभिक्रियाएं, जिसे हम कहते हैं जीन इंटरैक्शंस। जीन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं जीन। आज चैप्टर खत्म होगा, कल लाइव डाउट करेंगे भाई। कल मैंने कहा था ना, कल जो भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा, कल डाउट्स करेंगे सिर्फ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेना आज शाम को बैठ के, सब बता रहा हूं, चैप्टर पूरा कला दूंगा। अब जीन अभिक्रियाएं दो तरह की होती हैं, सुनो तो सही। ये जो जीन अभिक्रियाएं हैं, जीन इंटरैक्शंस हैं, वो दो प्रकार की है। देखो भाई, एक क्वेश्चन सर नीट में एनसीईआरटी से बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? हो सकता है नीट में एनसीईआरटी से बाहर ना जाए, अंदर आए, लेकिन मेरे नोट से एक सवाल भी बाहर नहीं जाएगा, सुन लेना। हमार नोट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, याद रखना। तो पहले हम पढ़ेंगे, सुनो तो सही यार, अभी गप्पा मत बुलाओ भाई, इंट्राजीनिक इंटरैक्शंस, जिससे हम कहते हैं अंतराजीनी अभिक्रियाएं, या जिसे हम कहते हैं इंटर अलेलिक इंटरैक्शंस। और दूसरा आता है बच्चों इंटरजीनिक इंटरैक्शंस, जिसे हम अंतरजीनी या नॉन अलेलिक कहते हैं। ठीक है, अब सुनो तो सही, बहुत आसान है यार, इसमें कोई बहुत जटिल चीजें नहीं है, सुनो तो सही। हाँ, कॉन्फिडेंस है भाई, काहे टेंशन ले रहे हो? नीट का पेपर अगले महीने है, 12 सितंबर को है, और 12 सितंबर को नीट का पेपर आएगा। 13 सितंबर को बात करना मेरे से, और 13 सितंबर को बात करेंगे। और जितने पाठ पढ़े हैं, एक भी सवाल ससुरा बाहर से नहीं आएगा, याद रख लेना भाई। ठीक है, अब आ जाओ। तो दो देख लो भाई, दो तरह के अभिक्रियाएं हैं, इंट्राजीनिक और इंटरजीनिक। इंट्राजीनिक का मतलब क्या है भाई? इंट्राजीनिक जो है, इसका मतलब एक ही जीन के मध्य अभिक्रिया। इंट्राजीनिक का मतलब है एक ही जीन के युग्म विकल्पी के मध्य अभिक्रिया। अब ये तो सारे पढ़े हैं अपन, ये तो हम पढ़े हैं। अच्छा, अंतः कह दो इसको यार, देखो थोड़ी हिंदी वीक है मेरी, इसको अंतः कहोगे क्या? अंतः कह देना भाई। एक ही जीन के युग्म विकल्पी के मध्य अभिक्रिया पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं क्या? हां पढ़े हैं ना भाई। कहां पढ़े हैं सर? एक ही जीन में, अरे अपूर्ण प्रभाविता पढ़े थे, सह प्रभाविता भी पढ़े थे, बहुविकल्पिता भी पढ़े थे। अरे ये सब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे भाई? अरे लक्ष्य जी, क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंट का मतलब है क्रोमोसोमल थ्योरी सही है या नहीं वो पता उन्होंने बताया, तो उसमें अलग से क्या पढ़ रहे हुए लक्ष्य जी? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ का मतलब क्या है? जो सटन एंड बॉवरी ने कहा वो सही है या नहीं, तो वो पता कर लिया ना अपन ने, सही है।
ये तीनों अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं भाई, ये पहले से हम पढ़ चुके हैं। अपूर्ण प्रभाविता एक ही जीन के युग्म विकल्पी में थी, सह प्रभाविता एक ही जीन के युग्म विकल्पी थे, बहुविकल्पिता एक ही जीन के युग्म विकल्पियों के मध्य थी। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना भाई। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुविकल्पिता, ये सब तो हम पढ़े हैं। तो नई चीज का है, नई चीज है इंटरजीनिक अभिक्रियाएं, यानी दो भिन्न जीन्स के मध्य अभिक्रिया, दो भिन्न जीन्स के मध्य अभिक्रिया। अब इसमें क्या क्या आता है सुनो तो सही। प्रबलता यानी एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स। ठीक है, अब ये आपके पास ये सारे क्या हैं? अंतरजीनी अभिक्रियाएं। प्रबलता, सप्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब इंटरजीनिक अभिक्रियाओं में आते हैं। ये सब किस में आएंगे भाई? इंटरजीनिक अभिक्रियाओं में। अब इसमें क्या मतलब है? अब इधर ध्यान देंगे क्या मतलब है, सुनो। इनको मैं समझा तो भी आपको दूंगा, ठीक है। अब इसमें देखो हिंदी क्यों नहीं बताई, क्योंकि हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है। देखो हिंदी में आप सप्लीमेंट्री को पूरक कहते हो और कॉम्प्लीमेंट्री को संपूरक कहते हो, लेकिन अलग अलग किताबें अलग अलग लिखती हैं भाई। सप्लीमेंट्री को वैसे तो पूरक कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री को वैसे संपूरक कहते हैं। इसको कहते हैं पूरक, इसे कहते हैं संपूरक, लेकिन काफी किताबें कॉम्प्लीमेंट्री जीन को पूरक भी कहती हैं। तो इतनी हिंदी मेरे को नहीं पता भाई कि कौन सी पूरक है कौन सी संपूरक है, इसलिए बेहतर है आप अंग्रेजी याद रख लेना। इसलिए बेहतर है कि आप अंग्रेजी याद रख लेना भाई, क्योंकि इसमें पूरक संपूरक वाला सिद्धांत मेरे को समझ नहीं आता। मेरे हिसाब से सप्लीमेंट्री पूरक होता है, संपूरक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन काफी किताबों में देखा है कि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री को कहते हैं। इसलिए अंग्रेजी याद रखोगे तो बेहतर रहेगा, सुन लेना। अब सुनो, पहले तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, सुन लो। समझा तो मैं दूंगा इस चीज को, लेकिन एक चार्ट से बहुत चीज आसान हो जाएगी भाई। एक चार्ट से आपके प्रश्न सारे हो जाएंगे, सुन लेना। जीन अभिक्रिया, अनुपात, और उदाहरण। एक बार मैं ये चार्ट बना दूं बच्चों, आपको एक चार्ट आपको बता देता हूं, फिर आप समझ लेना, फिर मैं समझा भी दूंगा।
एक चीज याद रखना बच्चों, यहां पर ये देखो, ये जो मैं चार्ट बना रहा हूं, हां अब सुनो तो सही, ये जो मैं चार्ट बना रहा हूं ना, इस चार्ट से आपके पास प्रश्न सारे हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? चार्ट 5, ये चार्ट से आपके पास सवाल सारे हो जाएंगे। इस चार्ट से आपके पास, इस चार्ट के साथ आपके पास सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। कैसे? यहां पर मैंने जीन अभिक्रिया का नाम लिखा है, प्रभावी प्रबलता, अप्रभावी प्रबलता, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डुप्लीकेट जीन, इनका अनुपात क्या आता है यह मैंने आपको दे रखा है, और ये कहां कहां देखे जाते हैं यह मैंने आपको दे दिया है। कहने का मतलब है कि आपके पास इस चार्ट के माध्यम से सवाल सारे हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आप मॉड्यूल में करते हो, कहीं भी करते हो, कहीं से भी अगर आप प्रश्न करते हो और ये प्रश्न होते हैं, तो आपके पास इस चार्ट से सवाल तो सारे हो जाएंगे। प्रश्न सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हां, एक चीज है सर, ये अनुपात कैसे आते हैं, अगर आपको समझना है तो वो भी मैं समझा देता हूं। ठीक है, आपके पास ये अनुपात कैसे आते हैं ये मैं समझा सकता हूं, लेकिन अनुपात निकालने में, मतलब ये प्रश्न करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रश्न सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, लेकिन सर ये अनुपात कैसे होते हैं वो मैं समझा देता हूं। ठीक है, और वो समझने के लिए कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। अब देखो भाई, सबसे पहले तो ये अनुपात तो आप याद रखिएगा, अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, उनका अलग अलग अनुपात है, याद रखना। 9:3:4 ये जो अनुपात है, ये अप्रभावी प्रबलता का भी है, और ये अनुपात सप्लीमेंट्री जीन्स का भी है। तो सप्लीमेंट्री जीन्स और अप्रभावी प्रबलता दोनों का अनुपात सेम होता है 9:3:4। ये स्क्वॉश जो है ना बच्चों, नारंगी जैसा फल होता है, फल का रंग स्क्वॉश में, स्क्वॉश नारंगी जैसा फल है। अब सुन लो एक एक करके इसका मतलब क्या है। देखो, सबसे पहली अभिक्रिया आती है जिसे मैं कहता हूं प्रबलता, प्रबलता या जिसे हम कहते हैं एपिस्टेसिस। अब ध्यान से सुन लेना, प्रबलता या एपिस्टेसिस एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 जीन्स होंगी। तो प्रबलता में एक जीन दूसरे जीन को संदमित कर देती है। प्रबलता एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को संदमित कर देती है, एक जीन दूसरे जीन को काम नहीं करने देती। तो प्रबलता में क्या होता है बच्चों, इस प्रक्रिया में एक जीन दूसरी जीन को संदमित कर देती है। संदमित का मतलब काम नहीं करने देती। अब एक जीन जो संदमित करती है उसे कहते हैं एपिस्टैटिक जीन, और दूसरी जीन वो बेचारी हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है भाई, तो देखो एक जीन क्या, कैप्सुला पादप का नाम होता है भाई। कैप्सुला का मतलब पादप होता है यार। कैप्सुला क्या है, अरे टारगेट के स्टूडेंट्स हो यार अब आप लोग। कैप्सुला पादप का नाम है, आवृत बीजी पादप होता है। स्वीट पी मीठा मटर है चिंकित जी, उसका साइंटिफिक नाम लेथाइरस होता है, लेथाइरस। तो सुनो, प्रबलता क्या हो गई बच्चों, प्रबलता एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक जीन जो है वो दूसरी जीन को संदमित करती है। तो जो जीन संदमित करती है उसे कहते हैं एपिस्टैटिक,
और जो बेचारी संदमित होती है, जो बेचारी संदमित होती है वो हाइपोस्टैटिक। ऐसे स्कूल में होता था ना भाई, एक तो स्टूडेंट होता था, वो बहुत तंग करता था दूसरे को, काम नहीं करने देता था, लिखने नहीं देता था। तो एक वो शैतान बच्चा है जो दूसरे को काम नहीं करने देता, तो शैतान वाला बच्चा तो है एपिस्टैटिक, और वो दूसरे को बेचारे को काम नहीं करने दे रहा। तो जो काम नहीं करने दे रहा, जिसको जो काम नहीं कर पा रहा, वो बेचारा हाइपोस्टैटिक होता है। यह प्रबलता है। अब यह प्रबलता दो प्रकार की है। यह प्रबलता जो है वो कितने प्रकार की है बच्चों? दो प्रकार की। प्रभावी प्रबलता भी होती है और अप्रभावी प्रबलता भी होती है। अब देखो भाई, अब ईमानदारी से समझना चाहते हो ना कि इसका अनुपात कैसा आता है। इनका अनुपात, ये प्रभावी प्रबलता का अनुपात सर 12:3:1 कैसे आता है? ये अप्रभावी प्रबलता का अनुपात 9:3:4 कैसे आता है? अगर आप समझना चाहते हो तो फिर मैं समझा भी देता हूं। ठीक है, समझना चाहते हो कि इसका अनुपात कैसे आता है तो वो भी बता देता हूं। सुनो कैसे बताता हूं, आओ ध्यान से सुन लेना, समझना हो तो देख लो। हम एक द्विसंकर संकरण पढ़े थे भाई, पढ़े थे द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसमें भी दो जीन्स होती हैं, और द्विसंकर संकरण का अनुपात क्या आता है? 9:3:3:1। 9 कितने थे? गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और हरे। अब देख लो भाई, ईमानदारी से समझना चाहते हो तो बता देता हूं। ठीक है, चैप्टर तो खत्म हो गया है पूरा, चीजें समझनी है तो समझ लो एक बार। अब यहां पर दो हम जीन कौन सी लिए थे? एक तो हम लिए थे बीज का आकार, एक जीन तो ये थी, और दूसरी जीन क्या थी? बीज का रंग। तो मेंडल ने यही दो जीन्स ली थी ना, बीज का आकार और बीज का रंग, और ये दोनों जीन स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाती थी। अनुपात आता था 9:3:3:1। ये बता चुका हूं मैं। अब क्या है, प्रबलता समझाने के लिए, प्रबलता का वो अनुपात कैसे आता है वो समझाता हूं। तो अपन क्या समझ रहे हैं? पहले मैं समझा रहा हूं प्रभावी प्रबलता। अब प्रभावी प्रबलता में पहले तो यह मानना पड़ेगा कि एक प्रबल जीन होगी, एक शैतान जीन होगी, और दूसरी बेचारी होगी जो काम नहीं करने हैगी, है ना। एक शैतान जीन है जो काम नहीं करने देगी, एक बेचारी जीन है जो काम नहीं कर पाएगी। तो कौन सा लेके चले आप बताओ तो? बीज का आकार, बीज का रंग, अपन किसको लेके चले? किसको प्रबल जीन बनाना चाहते हो? समझाने के लिए मैंने कह दिया ये एपिस्टैटिक जीन है। ठीक है, ये वो शैतान जीन है भाई, शैतान जो काम नहीं करने देगा। और इसे ले लेते हैं रंग को, बेचारी को, हाइपोस्टैटिक। हाइपोस्टैटिक जीन है, मतलब ये बेचारी जीन हो गई। ठीक है, समझाने का मतलब बता रहा हूं भाई। एपिस्टैटिक जीन शैतान जीन ले ली, और हाइपोस्टैटिक को मैंने कह दिया बेचारी है। अब सुन लो, प्रभावी प्रबलता का मतलब क्या होता है? सुन लो, प्रभावी प्रबलता का मतलब है जो शैतान जीन है, जो ये शैतान जीन है, ये प्रभावी होगी तब इसके घोचे करेगी। प्रभावी प्रबलता का मतलब जो शैतान जीन है, एपिस्टैटिक जीन, आकार वाली जीन जो है, वो आकार वाली जीन या शैतान वाली जीन रंग को कब काम नहीं करने देगी? जब वो प्रभावी होगी। जब वो क्या होगी? प्रभावी। जब वो क्या होगी? प्रभावी।
तो आकार का प्रभावी रूप कौन सा है भाई? आकार का प्रभावी रूप कौन सा है? गोल। आकार का प्रभावी लक्षण क्या है? गोल। तो गोल किसको नहीं आने देगा? गोल रंग को नहीं आने देगा ना। गोल पीले को नहीं आने देगा। तो पीला नहीं आएगा तो क्या आएगा? हरा। पीला नहीं आएगा तो कितना आएगा? हरा। तो गोल और हरे कितने हो गए? गोल और हरे कितने हो गए? 12, 3, 1। आ गई प्रभावी प्रबलता। यह प्रभावी प्रबलता का अनुपात आया 12:3:1। या तो सीधा याद रख लो, नहीं तो कैसे आया वो भी समझा दिया। मैंने आपको कहा एक जीन को प्रबल मान लो, शैतान, एक जीन को बेचारी मान लो। अपन ने आकार को शैतान मान ली और अपन ने रंग को बेचारी मान ली। ठीक है, अब मैंने बताया प्रभावी प्रबलता। तो प्रभावी प्रबलता कब होगी? जब शैतान वाली जीन जो है वो प्रभावी अवस्था में इसको रोक देगी। तो प्रभावी का जो शैतान जीन है, एपिस्टैटिक जीन, उसका प्रभावी रूप गोल है। तो गोल किसको नहीं आने देगा? गोल किसको नहीं आने देगा? पीले को। पीला नहीं आएगा तो हरा आएगा। ये 12:3:1। क्लियर है? अब तो निकाल लोगे ना। अप्रभावी बता देता हूं, चलो फिर अब आप लोग करते रहना। अप्रभावी और बता देता हूं भाई, जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तो इसकी याद रखना, जरूरत तो इसकी पड़ेगी सिर्फ। इससे आपके पास सब सवाल हो जाएंगे। इससे सारे के सारे सवाल हो जाएंगे भाई। अरे तीसरा क्यों नहीं आने? तीसरा झुर्रीदार है भाई। झुर्रीदार में प्रभावी थोड़ी है आकार की जीन। तो आकार की जीन प्रभावी नहीं है तो कैसे आएगा? ऐसे मत करो, पीला आएगा। अप्रभावी प्रबलता देख लो लास्ट में भाई। अप्रभावी प्रबलता देख लो लास्ट में। अब वही प्रबलता जो जीन है, जो प्रबल जीन है, वो बेचारी जीन को तब संदमित करेगी जब वो अप्रभावी होगी। जब वो क्या होगी? अप्रभावी। तो आकार का अप्रभावी क्या अवस्था है? झुर्रीदार। झुर्रीदार पीले को नहीं आने देगी। झुर्रीदार किसको आने देगी? अब हरे को। तो झुर्रीदार और हरे कितने हो गए? 4। क्या अनुपात आ गया? 9:3:4। इस तरह से अनुपात आते हैं। कोलैबोरेटिव जीन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोलैबोरेटिव जीन नई शोध के अनुसार काम नहीं करती। कोलैबोरेटिव जीन, इनहिबिटरी जीन जानबूझ के नहीं बताई है क्योंकि काम की नहीं है। उत्परिवर्तन मैंने कहा था, म्यूटेशन नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा ना। जो अब नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे, वंशागति का आणविक आधार पढ़ेंगे ना, उसमें उत्परिवर्तन पढ़ेंगे भाई, इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आनुवांशिकी जो है वो मैंने आपको बता दिया है भाई, सिस्टम। ठीक है, हां तो डायहाइब्रिड ही तो लेंगे ना भाई। डायहाइब्रिड क्यों लिया? क्योंकि 2 जीन्स होती हैं, तो डायहाइब्रिड को आधार मान के समझा रहा हूं ना। ठीक है, तो प्रभावी अप्रभावी बता दिया। कॉम्प्लीमेंट्री जीन पता है क्या होता है? सुन लो, कॉम्प्लीमेंट्री जीन भी बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब है 2 जीन साथ में काम करेंगी, दोस्त हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? दोस्त हैं, दोनों साथ मिलकर लक्षण दर्शाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मतलब 2 जीन्स हैं, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, दोनों साथ प्रभावी होंगे, तब लक्षण दिखेगा। तो 9 ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिसमें दोनों प्रभावी होते हैं, और बाकी अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें कोई ना कोई एक अप्रभावी होता है। तो जिसमें कोई ना कोई एक अप्रभावी होगा उसमें लक्षण नहीं आएगा। 9 अवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें दोनों प्रभावी होंगे तो लक्षण आएगा। यह कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स है। ठीक है, हां, शाही रोग इंग्लैंड की, बिल्कुल बिल्कुल सही। स्लाइड नंबर 9 है, यह रही, दिखा दी भाई।
इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी लाइब्रेरी में जे रखे हैं। इस जेनेटिक्स की आप सुन लो, कल तो अपने पास, अरे अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद, कल तो अब अपन डाउट सेशन लेंगे भाई, ठीक है, कल तो हम डाउट सेशन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लाइब्रेरी में ऐड हो चुके हैं, उसमें मैंने सारे सवाल करा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो फिर आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। तो आपके लाइब्रेरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विथ वीडियो सॉल्यूशंस दे रखे हैं जेनेटिक्स के। हां सीमा जी बिल्कुल, पहली बात, पुरानी बात कर रहे हो आप। राजपाल जी यूजेनिक्स का मतलब है ह्यूमन जेनेटिक्स से, ठीक है, मानव की जो जेनेटिक्स है, मानव की आनुवांशिकी के द्वारा मानव के लक्षणों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसे यूजेनिक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो यूजेनिक्स का मतलब है मानव जेनेटिक्स और आनुवांशिकी के द्वारा मानव में कैसे बेहतर लक्षणों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसे यूजेनिक्स कहते हैं। अब जरूरत नहीं है उसको। सूरज जी हनी बी वाला सिस्टम बता चुका हूं मैं, मधुमक्खियों में बिना निषेचन को अनिषेक जनन कहते हैं, बिना निषेचन को अनिषेक जनन कहते हैं, उससे भी जंतु बनते हैं, यह अपन जनन तंत्र में पढ़ेंगे। अरे नैनाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली स्लाइड दिखा दूं भाई, लो भाई पहला स्लाइड दिखा देता हूं, ई लो पेज नंबर पहला। 16 साल वाले नीट का एग्जाम दे तो सकते हो, एज हां दे तो सकते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा भाई। अरे ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छी तरह से जेनेटिक्स, हां बिल्कुल उमेश जी बहुत मजा आया। अरे सारे चैप्टर ऐसे हैं, सब चैप्टर के चैप्टर सब बहुत जोरदार हैं भाई। चलो अभिनीश जी बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत मजा आया, शाबाश। अगला चैप्टर वंशागति का आणविक आधार, बताया ना भाई वापस, ऐसे क्या कर रहे हो। स्नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पहली स्लाइड ही तो लगा रखी है भाई, पहले स्लाइड ही तो है। सीडलिंग, बीज निकलते हैं जो ना, बीज से जो अंकुरन होता है उसे सीडलिंग कहते हैं। पेज नंबर कौन सा स्लाइड दिखा दूं, पहला तो स्लाइड दिखा दिया मैंने। लोकेश जी डुप्लीकेट जीन का मतलब है ये दो ऐसी जीन्स हैं जिसमें कोई भी एक जीन अगर प्रभावी हो जाए तो लक्षण दिखेगा, ठीक है। डुप्लीकेट का मतलब एक लक्षण अभिव्यक्त करने के लिए दो में से कोई भी एक जीन प्रभावी होनी चाहिए। स्लाइड नंबर 7 और 8, चलो ये लो स्लाइड नंबर 7, उसके बाद 8 भी दिखा दूंगा। ठीक है मोहित जी बिल्कुल। अरे सूरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुलन बडिंग होता है, कवक में पढ़ेंगे, यहां कहां पढ़ेंगे बेटा। युगांश जी बहुत बहुत धन्यवाद। 7वीं स्लाइड लगा दी भाई। जरूरत नहीं पड़ेगी ई बुक पढ़ने की भाई, अपने नोट्स हैं वो पढ़ लिया करो, रिकॉर्डेड और लाइव वीडियो देख लिया करो और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो, बहुत अच्छा है। चलो बहुत अच्छा लगा प्रतिभा जी, आपको बहुत क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। 7 नंबर पेज चला दिया है, पेज नंबर 8 बोला है, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में तो मैं लिखा ही नहीं हूं कुछ, पेज नंबर 8 में तो कुछ किया ही नहीं है हम। ठीक है भाई, आउट क्रॉस वाली स्लाइड चला दूं, आउट क्रॉस वाली स्लाइड कहां है भाई, ई रही आउट क्रॉस वाली क्लास। ठीक है बच्चों, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर कल डाउट सेशन के साथ मुलाकात होगी। अंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू।